और अब आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट सीईओ फिरोज अजीज साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 21 साल से लंबा गहरा अनुभव है फिरोज सर का बैंकिंग और फाइनेंशियल इंडस्ट्री का, और वेल्थ मैनेजमेंट में आप दिग्गज माने जाते हैं, भारत में टॉप वेल्थ मैनेजर में से एक है। आइए कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कशन हैं फिरोज सर के साथ डिस्कस किया जाए। फिरोज सर, चूँकि आप एफएनओ नंबर्स को बड़े गौर से जांचते परखते हैं वेल्थ बिजनेस में, लेकिन आपके हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ करते हैं और उस तरह से वेल्थ क्रिएट करने का जो काम करते हैं, आपसे राय लेना चाहता हूँ। जो नया कैश सिस्टम आया है जिसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई, कल फाइनली बड़े दिनों बाद ठीक ठाक सी एक ढंग की क्लोजिंग देखने को मिली, प्रॉपर क्लोजिंग देखने को मिली। बताएं कि कैसे देखते हैं आप इस सिस्टम को और इसका क्या इम्पैक्ट आर्बिट्राज फंड्स पर पड़ रहा है? प्रणाम अनिल सर, गुड मॉर्निंग। सो आप हैं दिग्गज मार्केट के, आपकी समझ बहुत ज्यादा है, आपसे सुन के मुझे शर्मिंदगी होती है। बट या एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, मैं अगर इसको ब्रेक डाउन करें कि कैश सिस्टम की जो प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है, क्या वो एक्चुअल प्रॉब्लम एड्रेस होनी चाहिए? पॉइंट वन, वो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले 2 दिन में जो डिस्पैरिटी निकल के आई, दैट इज एग्जैक्टली द रीजन वाई इसकी जरूरत थी। लोग कहते भाई इतनी इतनी गड़बड़ा कैसे गई मार्केट? वही तो कह रहे थे कि भाई डेरिवेटिव मार्केट को, कैश मार्केट को कंट्रोल कर रहा था। क्योंकि डेरिवेटिव, एक्चुअली डेरिवेटिव का नाम डेरिवेटिव इसलिए, ऑफ कोर्स अनिल सर आपको पता है, व्यूअर्स के लिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि इट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम कैश मार्केट। मैं भी ये 3-4 साल से कह रहा हूं, हमारी इंडिया की कैश मार्केट डेरिवेटिव से अपना प्राइस डिराइव कर रही है। द एक्चुअल डेरिवेटिव द कैश मार्केट रादर देन द डेरिवेटिव मार्केट। तो जो पहले दिन में 150 पौने 200 पॉइंट की जो डिफरेंस थी, वो इसीलिए थी क्योंकि कैश मार्केट नॉर्मल टाइम पे आप इंट्राडे कर सकते हैं। ऑक्शन में इंट्राडे थोड़ा ना होता है, उसमें एक्चुअल डिलीवरी करने वाले का सौदे का प्राइस आता है एवरेज के हिसाब से। ऑफ कोर्स रिटेल पार्टिसिपेशन कम है। सो द पॉइंट दैट ये जो पहले दिन 2-3 दिन में जो डिस्पैरिटी थी, वही साबित करता है कि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। पॉइंट वन। पॉइंट टू, अटेम्प्ट ऑफ द रेगुलेटर टू सॉल्व दिस इज समथिंग आई एम सो हैप्पी विथ। क्योंकि रिटेल निवेशक कहेगा यार ये क्या हो गया, बट सोचिए अगर रिटेल निवेशक को तकलीफ हो रही है तो एल्गो को कितनी तकलीफ हो रही होगी। और जो हजारों करोड़ बनते हैं, जो कैश मार्केट में नुकसान करके डेरिवेटिव में फायदा करते हैं, 5 गुना ज्यादा फायदा करते हैं, उनको बहुत मुश्किल हो रही होगी ना। 330 को तो ये बंद हो गया, 340 को वो बंद हो रहा है। सो पीपल आर नॉट एबल टू डू दैट। सो बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लम बहुत था, इसीलिए डिस्पैरिटी थी। तीसरा, क्या इसमें टीरिंग इश्यूज हैं उसको सॉल्व करने की? ऑफ कोर्स रेगुलेटर बहुत अच्छा समझते हैं सर। अनिल सर, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मैं रेगुलेटर के डेरिवेटिव डिवीजन से मिल चुका हूं। वो इतने शार्प लोग हैं कि आप मुंह खोलते वो समझ जाते हैं। और मैं बहुत सारे डेरिवेटिव ट्रेडरों से 20 साल में मिला हूं, जो इंडिया के सबसे टॉप डेरिवेटिव ट्रेडर्स हैं, जो आईआईटी से पढ़े हुए हैं, आईआईएम से पढ़े हुए हैं, कैम्ब्रिज से, बॉस्टन की, कोई सबसे टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आके डेरिवेटिव ट्रेड करते हैं। उतनी समझ वो रखते हैं। सो वी माइट थिंक दैट यार ये क्या हो गया 150 पॉइंट, बट आई थिंक दे अंडरस्टैंड मच बेटर देन मोस्ट ऑफ अस। सो आई एम वेरी हैप्पी। एंड इसकी टीथिंग इश्यूज को हमें डाइजेस्ट करना तो चाहिए, फिर ये हमारे लिए ही बेनिफिशियल तो है। फिर ये जो शुरुआती 3-4 दिन जो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आगे चलते हुए सेटल हो जाएंगे और एक फेयर प्राइस डिस्कवर हो पाएगी? क्योंकि अभी तक तो वॉल्यूम अगर आप देखें तो कैश में 1200-1500 करोड़ के ही हो रहे हैं, राइट? क्या जी लगता है सर। आपको, कितना वॉल्यूम होने लगे तो हम मानेंगे कि हाँ फेयर प्राइस डिस्कवर हो रही है? यस अनिल सर, ये इनिशियली टीथिंग इशू है, बट ये सेटल होगा। ये बेटर सेटल होगा देन द अर्लियर सिस्टम। अर्लियर सिस्टम, आज मैं आपको बताऊं, कल की आप 6 अगस्त की अगर आप देखेंगे, अगस्त की ओआई है, इंडेक्स फ्यूचर, निफ्टी की इंडेक्स फ्यूचर है 1,19,22,365। अगर 1,19,22,365 को अगर आप निफ्टी से 25,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि 25,000 से 30,000 करोड़ की टोटल ओपन इंटरेस्ट है। ये बहुत मतलब 2.5 करोड़ की ओपन इंटरेस्ट है, बहुत कम है ओपन इंटरेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू निफ्टी की एक्चुअल ओपन फ्री फ्लोट। सो इसीलिए मैं कहूंगा कि कोई भी मेथड बेटर होगा। एंड आई थिंक अगर ये सॉल्व नहीं होता है तो रेगुलेटर विल डेफिनेटली टेक सम एक्शन। वॉल्यूम बढ़ना चाहिए ऑक्शन सिस्टम में, क्योंकि उसकी भी बहुत, कोई इनिशियली पार्टिसिपेट करने से डरता है ना अनिल सर, वो भी समझना चाहता है। सब लोग अगर समझने का वेट कर रहे हैं तो उसमें वॉल्यूम शायद आ नहीं पाए पहले वीक में। आई थिंक इट विल गो अप। ठीक बात है, ये बात भी ठीक है। तो ऐसे में जो रिटेल ट्रेडर हैं जिन्हें लगता है कि अरे 3:15 बजे तो मेरी पोजीशन में कुछ अलग था,
3:30 के बाद जब प्राइस सेटल हुई और 3:40 के बीच में ऑप्शन की प्राइस में स्पेशली जो राइटर्स हैं उनकी प्राइस जो ऊपर नीचे हो जाती है, उन्हें क्या सावधानी रखनी चाहिए? उस उनको सावधानी ये रखनी चाहिए कि रिटेल ट्रेडर्स को डेफिनेटली एट द मनी ऑप्शन से एक्सपायरी डे पे बिल्कुल आप पहले तो 2-3 हफ्ते अगर आप नहीं कमाते ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 52 हफ्ते होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। 4 हफ्ते अगर रिटेल ट्रेडर ने नहीं कमाया एक्सपायरी डे पे तो क्या होता है? सो दैट इज ओके। अगर आपको दूर दूर के बेचने हैं तो एटलीस्ट 200-300 पॉइंट के ऑप्शन राइटर्स सेल कर सकते हैं। तीसरा, आप विजिलेंट रहें। आप देखो, मैं कल बताता हूं आपको क्या हुआ। कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, सेंसेक्स की प्राइस डिस्कवर हो चुकी थी, फिर भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में 2-3 रुपए मिल रहे थे, जिसको पता है कि इसकी वैल्यू जीरो होनी है। मैं आपको अपना ही केस बताता हूं, मैंने वो ऑप्शन बेचा और 5-7 लाख का प्रीमियम फ्री में लिया। तो आपको आर्बिट्राज को देखना है, और आपको ये देखना है कि इस सिस्टम से खाली एल्गोस क्यों फायदा लें, आप भी फायदा लें। एंड जस्ट लीव योर स्ट्रेटजी फॉर 2-3 वीक्स एंड अंडरस्टैंड एटलीस्ट एट द मनी ऑप्शंस एक्सपायरी पे रिटेल को बेचना मेरे हिसाब से इज नॉट राइट थिंग टू डू एग्जैक्टली टिल हम दिस। यही चीज़ समझाने की कोशिश पिछले 3 दिनों से कर रहे हैं कि जब तक सिस्टम सेटल ना हो, जब तक आप न समझे, ये मान के चले कि आपके लिए बाज़ार जो ऑप्शन है वो 3:15 बजे बंद हो रहे हैं। एटलीस्ट आप ऑप्शंस वगैरह में ये मान के चलें, कैश में ये मान के चलें। बाकी फ्यूचर्स में स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स आप ट्रेड करें तो आगे भी करें, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब आइए बाजार के मूड, माहौल और डायरेक्शन पर एक बार आपसे राय लें। कैसा लग रहा है सर बाजार आपको? मुझे बाजार अच्छा लग रहा है अनिल सर, बिकॉज रिजल्ट्स ब्रॉडर मार्केट के अच्छे ना आते तो प्रॉब्लम होती। ब्रॉडर मार्केट के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, दैट्स वन। मार्केट की लिक्विडिटी बरकरार है। अभी ऑफ कोर्स एम्फी और सेबी ने एम्फी ने रिलीज नहीं किया है इनफ्लो फॉर जुलाई, फिर भी मैं बता देता हूँ। मेरा अनुमान है कि हाईएस्ट सोर्सिंग आफ्टर इंडेक्स फंड विल कम इन स्मॉल कैप इन दिस मंथ। 6,000 से ऊपर की नेट फ्लो आएगी स्मॉल कैप फंड्स की इस साल की। अब 2-3 दिन बाद वैलिडेट हो जाएगा ये नंबर। टोटल नंबर 31,000 करोड़ की नेट फ्लो, प्लस और माइनस 1,000-2,000 करोड़ की टोटल नेट फ्लो आएगी। तो डोमेस्टिक का इनफ्लो बरकरार है। पॉइंट 2। पॉइंट 3, मेरे हिसाब से हम वो रेंज से थोड़ा ब्रेकआउट किए हैं। 4 एक्सपायरी 24,000 प्लस और माइनस 100 पॉइंट्स पे खत्म हुई है। ये शायद ही मैंने देखा है 5-7 साल में कि ऐसा तो नहीं हुआ है कि चारों एक्सपायरी 24,000 इतनी नैरो बैंड्स में फुलफिल हो। अब तीसरा ये है कि हमारी जो अर्निंग्स की जो प्रॉब्लम थी, मतलब वैल्यूएशन की जो प्रॉब्लम थी, वो एफआई के लिए सॉल्व हो गई है। क्योंकि लास्ट 10 साल में हमारी अर्निंग्स ग्रोथ कंपाउंडेड 12.9 है और प्राइस ग्रोथ 9 के करीबन करीबन है। इतनी ज्यादा डिस्पैरिटी हो गई अर्निंग्स और प्राइस में, तो वैल्यूएशन का चक्कर खत्म हो गया। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो अगस्त की और नवंबर की रिव्यूज हैं एमएससीआई की, उसमें इंडिया को इनफ्लो मिलेगा। इसीलिए जुलाई की सीरीज पॉजिटिव इसीलिए थी क्योंकि एफआईआई पॉजिटिव होना अनिवार्य था। कि अगर आप मैथमेटिकली कंप्यूट करें एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स को, इंडिया की इनफ्लोज आर मैंडेटरी इन अगस्त। तो उसको फ्रंट रन करते हुए जुलाई की हमने 20-22 हजार की सेकेंडरी मार्केट में परचेज देखी एफआई की। सो विथ ऑल दिस एंड फंडामेंटल्स, आई थिंक वी विल ग्रेविटेट अपवर्ड्स देन डाउनवर्ड्स। वंडरफुल, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए भी कि एक एक करके मैं शायद 4-5 सवाल पूछ लेता था, आपने अच्छा हुआ एक ही में सारे हैं जवाब दे दिए कि क्यों तेज़ी बननी चाहिए और अच्छी बननी चाहिए, और सारे वैलिड पॉइंट्स हैं भी। अब ये बताएं सर कि अगर बाज़ार वाकई में नई तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है, जो ये ईरान वाली डील हो जाती है अगर वीकेंड वगैरह पे जो उम्मीदें बनी हुई हैं इस बार, तो लीडरशिप कहाँ से आएगी, क्या चलेगा इस मार्केट में? मेरे हिसाब से इस मार्केट में डोमेस्टिक इनफ्लो की वजह से ब्रॉडर मार्केट चलेगी, एफआई के इनफ्लो की वजह से लार्ज कैप्स चलेंगे। तो आई थिंक दोनों में मोमेंटम है। डोमेस्टिक की जुलाई 31 की मेरी अनुमान है कि 1,93,971 करोड़ की कैश पाइल उधर भी है। हम हमेशा देखते हैं कि यार रोज डोमेस्टिक पैसा डाल रहा है, तो मैं, यार ये बॉटमलेस पिट, इतनी बड़ी पॉकेट कैसे है? तो उसका हम दो डेली कैश बैलेंस कैलकुलेट करते हैं 900 करीबन फंड्स का। तो 1,93,000 आज भी बरकरार है, रोज 2-3 हजार करोड़ डालने के बाद। दैट्स पॉइंट 1। सो ब्रॉडर मार्केट विल रन बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक बॉयंसी, लार्ज कैप विल रन। तो दोनों में अभी स्टीम है। रहा सवाल सेक्टर वाइज, मैं कहता हूं कि भाई टॉप बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की वैल्यूएशन सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि एफआई ने उनको बेचा हुआ है, बिकॉज दे आर द लार्ज,
दे आर द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स एंड टॉप 10 ऑफ निफ्टी। टॉप 10 निफ्टी में तो 5 बैंक ही हैं। तो इसीलिए उधर बैंकिंग सेक्टर क्रेडिट ग्रोथ पिकअप होगी। ऑफ कोर्स यील्ड कर्व ठीक हो गया, फ्लैट यील्ड कर्व की बात करता था मैं 1.5 साल पहले। अब यील्ड कर्व ठीक है, 5.3 का 3 महीने का है और 10 ईयर 6.7 पे है, पहले दोनों फ्लैट हो गए थे। सो आई थिंक बैंकिंग एज अ पुश। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स, जो 17 स्टॉक हैं निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स में, उसमें से 2-3 स्टॉक मेरा अनुमान है कि ये निफ्टी में पहुंच जाएंगे 5-7 सालों में। जब कोई भी स्टॉक निफ्टी के अंदर आने की कगार में होता है तो बहुत पैसे उसमें आते हैं पैसिव की वजह से, क्योंकि ऑलमोस्ट 9 लाख करोड़ सेंसेक्स और निफ्टी को ट्रैक करता है। तो जाहिर सी बात है उनकी वैल्यूएशन री रेट हो जाती है अपवर्ड्स। सो कैपिटल मार्केट की 17 स्टॉक में आप ज्यादा खबर रखते हैं, मतलब आज आप ज्यादा समझ रखते हैं, एंड देयर सो मेनी अदर गेस्ट हु अंडरस्टैंड बिजनेसेस बेटर देन आई डू। सो उसमें आप जरूर देख सकते हैं, दीज टू सेक्टर्स कैन गिव यू सम फिलिप टू योर पोर्टफोलियो। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये कुछ बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हैं जो आपके लिए फिरोज सर की तरफ से आते हुए। फिरोज सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और कैश और साथ ही बाजार के डायरेक्शन दोनों पर